हेलो स्टूडेंट्स, मल्टीपल इंटीग्रल्स का ये दूसरा वीडियो है। इवोल्यूशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स का भी ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स बताए थे इस खासियत के साथ कि चारों लिमिट्स कांस्टेंट हों। अब इस वीडियो में हम ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने रखेंगे जिसमें लिमिट्स का एक जोड़ा कांस्टेंट होगा और एक जोड़ा वेरिएबल होगा। अब इस जोड़े में या तो ये दोनों लिमिट वेरिएबल होंगे या तो कोई एक निश्चित रूप से वेरिएबल होगा। तो इसमें कंसेप्ट अब देखिए क्या है। एक जोड़ा हमेशा ही कांस्टेंट होगा और जो पेयर लिमिट का कांस्टेंट होगा समझिएगा कि उसी के रेस्पेक्ट में लास्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा तभी कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और जो पेयर लिमिट का वेरिएबल होगा तो देखिए किस वेरिएबल में लिमिट है। अगर x वेरिएबल में लिमिट है तो निश्चित रूप से वो y की लिमिट होगी। तो यहां पे अब वो डिसिप्लिन हम बहुत उम्मीद नहीं करते हैं कि जिस क्रम में इंटीग्रल्स लिखा है उसी क्रम में इंडिकेटर्स भी लिखा होगा, क्योंकि ये डिसिप्लिन अब आ गया ना कि अगर x वेरिएबल के रूप में लिमिट दी गई है तो निश्चित रूप से लिमिट y की होगी। तो क्वेश्चन बिगाड़ के भी दिया रहता है, जैसे कि इसको हम dy dx लिख दें तो फिर इस हिसाब से इसको लिखना पड़ेगा। समझ रहे ना? नहीं समझे? फिर से समझो। मान लो क्वेश्चन में ऐसी शरारत कर दी गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि y की लिमिट ये हो गया और x की लिमिट ये हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये क्रम तब हम लेते हैं जब दोनों पेयर्स कांस्टेंट हो। एक पेयर कांस्टेंट और एक पेयर वेरिएबल होने पर डिसिप्लिन ये है कि अगर x वेरिएबल में लिमिट दी गई है तो y की लिमिट होगी और y वेरिएबल के रूप में लिमिट है तो वो x की लिमिट होगी। क्लियर? इसके हिसाब से इसको सही कर लो। अब निश्चित रूप से ये y की वेरिएबल है तो ये x की लिमिट है, ये y की लिमिट है, तो dx dy लिखना चाहिए। अगर शरारत में dy dx लिखा हुआ है तो क्वेश्चन हल करते समय आप जो है इसको पहले dx dy कर देंगे। यही मैं समझाना चाह रहा था। आइए स्टार्ट करें इवैल्यूएशन। दिए हुए इंटीग्रल को i से हमने डिनोट कर दिया। फिर कल पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इस क्रम से इवेल्युएट करेंगे। पहले किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में, बाद में x के रेस्पेक्ट में, बाद में किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, लास्ट में किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। इसलिए x वाला इंटीग्रल बिल्कुल बाईं लेफ्ट और x वाला इंडिकेटर बिल्कुल दाहिने राइट लिख दीजिए। और बीच में व्यवस्था बनाइए y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन का। ये तो y की लिमिट है इंटीग्रल 0 to √1 + x², इंटीग्रेंड है 1/1 + x² + y² और dy। ये ब्लू कलर से आपको थोड़ा सा कम विजिबल हो रहा होगा, लेकिन आप जूम करके देख लीजिए। कलर लगाना मैं उचित समझ रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा क्लियर होता है ना, बच्चों को साफ साफ दिख रहा है कि ऐसी व्यवस्था बना देनी है। जो ब्लू कलर से मटेरियल लिखा हुआ है वो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो पहले इंटीग्रेंड को हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जो आएगा उसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो यही तो हो ना कि y के रेस्पेक्ट में कर लिया, जो आया उसको x के रेस्पेक्ट में कर लेंगे। चलो लिखा है, भाषण बहुत हो गया। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1, और ये जो बड़े ब्रैकेट में मटेरियल लिखा हुआ है ये ऐसा है कि हम इसका इंटीग्रल डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है तो 1 भी कांस्टेंट हुआ, x भी कांस्टेंट हुआ, तो इसको हम ऐसे कर दिए। मान लो ये a² है, 1 + x² को आप मन में a² मान लो, तो ये हो गया 1/y² + a²। इंटीग्रल कितना होगा? 1/a, a माने √1 + x², tan इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट y/a, a माने √1 + x²। ये रहा लिमिट y की है, तो y = 0 to
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए और फिर डी एक्स। ये इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1, देखो y इक्वल टू 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0 आएगा, tan इनवर्स 0 0 होता है, इसलिए लोअर लिमिट से कुछ मिलेगा नहीं। अपर लिमिट जब y की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, तो ये आ गया π/4 और 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। dx दिस इज इक्वल टू π/4, फिर स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है log ऑफ x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट 0 to 1 इक्वल्स टू π/4 ब्रैकेट में log 1 प्लस √2, बस यही आएगा। 0 रखिएगा तो log 1 आएगा ना, x इक्वल टू 0 रख दोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, log 1 0 होता है, तो यही इसका आंसर आ गया π/4 log ऑफ 1 प्लस √2। यस, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, इंटीग्रल 0 to a, इंटीग्रल 0 to √a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy dx, उससे डिफरेंट। अब की बार जो वेरिएबल वाली लिमिट है वो y वेरिएबल के रूप में है, तो y के रूप में लिमिट अगर है तो किसकी लिमिट होगी x की, तो ये तय हो गया कि ये x की लिमिट है, तो इसलिए ये y की लिमिट है। तो y की लिमिट x की लिमिट dy dx, क्रम सही है, हाँ, तो कुछ दिक्कत नहीं, क्रम जरूर चेक कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भरमाने के लिए इसको उलट दिया। तो पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, पहले x के रेस्पेक्ट में, बाद में किसके रेस्पेक्ट में होगा, y के रेस्पेक्ट में। ध्यान रहे जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बाद में होना है उसकी लिमिट कांस्टेंट ही होगी, जिससे y की लिमिट कौन सी है 0 to a, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, देखो तभी तो कांस्टेंट आंसर लास्ट में आएगा ना। इसको लिखिए भी और व्यवस्था भी बनाइए। i इक्वल टू पहले बाद में y के रेस्पेक्ट में, तो y वाला इंटीग्रल 0 to a और y वाला इंडिकेटर dy, ये लिख लिए, और उसके बाद फिर व्यवस्था बनाइए x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन की, ये रहा इंटीग्रल 0 to √a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर √a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको ऐसे कर दिए, और माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में एक्स के, तो यहाँ पे क्या लिखा है डी एक्स। चूंकि x के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है तो ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, इसलिए दोनों कांस्टेंट का हमने एक ब्रैकेट बना दिया। अब साइड में ना लिख के हम यहीं पर फेयरली लिख दे रहे हैं, वी नो दैट, फार्मूला आपको याद होने चाहिए। स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स होते हैं, वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इंटीग्रल √b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इसको समझ लो, ये बी स्क्वायर है, इक्वल टू x/2 √b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/b। अब इसी को देख देख करके अंदर वाले की वैल्यू लिखिए। देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a ब्रैकेट इस ब्रैकेट में इस इंटीग्रल की वैल्यू x/2 वेरिएबल बाई 2 √ वही जो था, है ना, यानी कि a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2
माने ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये रहा, लिमिट है एक्स इक्वल टू 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर डी वाई। ये आगे बढ़िए, इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू ए ब्रैकेट। जब आप x की जगह ये रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, देखो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 0 क्या लिखना, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, इस टर्म पे आइए, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होगा, पाई बाई 2 डी वाई। एक्स इक्वल टू 0 रखने से ये 0 0 इंटू रेडिकल 0 हो गया, और साइन इनवर्स 0 0 हो गया, तो 0 रखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये इंटीग्रल आ गया। दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटीग्रल 0 टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू पाई बाई 4 ब्रैकेट ए स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 टू ए, 0 से कुछ मिलना नहीं है, ये हो गया पाई बाई 4 ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू पाई बाई 4 इंटू 2 ए क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू पाई ए क्यूब अपॉन 6। ये इसका आंसर हो गया, करेक्ट आंसर। तो दो एग्जाम्पल हमने दो तरीके के बताए, एक में डी एक्स डी वाई था, एक में डी वाई डी एक्स था। आपको समझ में आया होगा। देखो भी ये इंटीग्रेशन वगैरह तो आपको आना ही चाहिए। अब ये फार्मूला है, मैं लिख लिख के समझा रहा हूँ, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए एकदम बिल्कुल, या लर्न बाय हार्ट जो कहते हैं ना, जुबानी रटना, एकदम रटा होना चाहिए बिल्कुल। फार्मूले तो याद करने के लिए होते ही हैं, और उनकी प्रैक्टिस करते रहने से, उनका यूज करते रहने से वो टिके रहते हैं। याद की हुई चीज टिकी रहे, इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। एग्जाम्पल 7, इंटीग्रल 0 टू पाई, पोलर का इंटीग्रल है ये, पोलर वेरिएबल्स हैं। इंटीग्रल 0 टू ए साइन थीटा आर डी थीटा डी आर इक्वल्स टू पाई ए स्क्वायर बाई 4। Similar concept is here when polar coordinates are used. लिमिट का एक जोड़ा कांस्टेंट होगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, और जो पेयर कांस्टेंट होगा उसी के रेस्पेक्ट में, वो जिसका भी लिमिट होगा उसके रेस्पेक्ट में आखिर में इंटीग्रेशन किया जाता है। एक पेयर वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल के रूप में यदि लिमिट दी गई है तो वो निश्चित रूप से किसकी होगी, आर की। पोलर कोऑर्डिनेट्स में दो वेरिएबल होते हैं, थीटा और आर। अगर आर के रूप में लिमिट है तो थीटा की लिमिट होगी, अगर थीटा के रूप में लिमिट है तो वो आर की लिमिट होगी। तो निश्चित रूप से ये वाली लिमिट आर की है, तो ये थीटा की हुई ना, तो थीटा की है, आर की है, डी थीटा डी आर ऐसा ही लिखा हुआ है, इसका मतलब ठीक ठाक है। इवेल्युएशन शुरू करिए। आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई ब्रैकेट इंटीग्रल 0 टू ए साइन थीटा आर डी आर ब्रैकेट बंद डी थीटा। इसको हम कहते हैं व्यवस्था बनाइए। तो ये व्यवस्था बनाना आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले किसके रेस्पेक्ट में करना है? आर के रेस्पेक्ट में। तो आर डी आर लिख लिए। आर वाला इंटीग्रल कौन है? सेकंड, ये वाला जिसके लिमिट्स वेरिएबल है थीटा के रूप में। अब इसकी वैल्यू जितनी आएगी उसको हम इंटीग्रेट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है ना? इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर बाई 2 लिमिट आर वेरीज फ्रॉम 0 टू ए साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 0 रखने से कुछ आएगा ना, इसी को रखना है। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 बाहर ले लिए, 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
डेफिनेट इंटीग्रल की हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल की सारी प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। इंटीग्रल 0 to 2a f of x dx इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 to a, 2 से मल्टीप्लाई करके अपर लिमिट को आधा कर देते हैं f of x dx। कब ऐसा करते हैं? इफ f of अपर लिमिट माइनस x इज इक्वल टू f of x, यानी वेरिएबल की जगह अपर लिमिट माइनस वेरिएबल रखने से कोई असर ना पड़े, बराबर हो गया ना, फिर तो कोई असर नहीं पड़ा। और अगर ऐसा करने से फंक्शन निगेटिव हो जाए तब इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है। ये देखिए, तो यहां पे थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखोगे, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपर लिमिट को आधा कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहां पे लॉजिक लिख दिया बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। ये लॉजिक वगैरह लिखना चाहिए, मैथमेटिक्स का लिखने का शऊर है ये। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर आप इंटरमीडिएट स्तर के बच्चे होंगे तो मैं इसको कहता ना कि इसको आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिख दो, लेकिन बीएससी में आपने वेलिस फार्मूला पढ़ा हुआ है, रिडक्शन फार्मूला चैप्टर में, तो वेलिस फार्मूला का हम यूज करेंगे। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू π/2, और हम यहाँ पे लिखेंगे बाई वेलिस फार्मूला। बाई वेलिस फार्मूला। और आंसर कितना आ गया? πa²/4, जो आना था, πa²/4। स्पेलिंग वेलिस की ठीक नहीं लग रही हमें, वेलिस, फिलहाल वेलिस लिखे हैं, ये भी नहीं ठीक लग रहा है, फिलहाल एक लिख दे रहा है बाई वेलिस फार्मूला। अब अलग से हम वेलिस फार्मूला एक बार देख लें। वेलिस फार्मूला, ये रिडक्शन फार्मूली करके एक चैप्टर होगा ना, इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन, उसी में है। इंटीग्रल 0 to π/2 sin to the power n x dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 cos to the power n x dx, और ये दोनों ही बराबर होते हैं n-1/n इंटू n-3/n-2 इंटू n-5/n-4 इंटू so on इंटू 2/3 if n is odd positive integer, odd positive integer, और इसकी वैल्यू n-1/n इंटू n-3/n-2 इंटू n-5/n-4 इंटू so on इंटू 1/2। ऑड वाले केस में 2/3 पे टर्मिनेट हो जाता है ये फैक्टर, और इसमें इवन वाले केस में 1/2 पे टर्मिनेट होता है, लेकिन इसमें कुछ और बचता है इंटू π/2 इफ n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। ये वेलिस फार्मूला प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आपको आना ही चाहिए, हम बताते रहेंगे लेकिन आपको आना ही चाहिए, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं भाई। तो देखो यहाँ पे 2 है ना, 2 कौन सा केस है? इवन वाला, तो कहाँ से शुरू है? 2 - 1/2 माने 1/2, तो ये लास्ट वाला आ गया 1/2। जैसे ही 1/2 आ जाए उसमें π/2 से और मल्टीप्लाई कर देता है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। वेलिस फार्मूला ये आपको आना ही चाहिए, खूब ध्यान से देख लो, याद कर लो, आगे बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की बहुत जरूरत पड़ेगी, जितनी प्रॉपर्टीज है सब लिख करके आप याद कर लो। हाँ, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर आप इंटीग्रेशन सीखना चाहते हैं तो, नहीं सीखना चाहते कोई बात नहीं। एग्जाम्पल 8,
इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 to a cos थीटा r साइन थीटा डी थीटा डी आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 6। तो इसमें सब ठीक ठाक है ना। एक पेयर लिमिट का कांस्टेंट है और एक पेयर में वेरिएबल है। वेरिएबल कौन सा है? थीटा। थीटा के रूप में लिमिट किसकी होगी? आर की। ध्यान रखिएगा। तो ये थीटा की लिमिट हो गई, ये आर की लिमिट हो गई। डी थीटा डी आर इसी क्रम में है? हाँ, इसी क्रम में है। इवेल्युएशन किस क्रम में होगा? ऐसे, पहले आर के रिस्पेक्ट में, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में। तो चलिए व्यवस्था बनाइए। आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, पहले किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। साइन थीटा उसके लिए कांस्टेंट हुआ। जब हम आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो साइन थीटा कांस्टेंट होगा, उसको हमने बाहर कर लिया। फिर उसके बाद ब्रैकेट। अब आर के लिए इंटीग्रेशन वाली व्यवस्था बनाइए। 0 to a cos थीटा आर डी आर, ये रहा, और डी थीटा। खूब बढ़िया से इसको देख लो कैसे व्यवस्था बन रही, इसलिए मैं कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। पहले आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो आर के लिए तो केवल ही आर बस होगा ना, आर इंटीग्रेंड आर। साइन थीटा इस इंटीग्रल के लिए कांस्टेंट है, इसलिए इसको यहां बाहर कर दिया। अब बाहर से मतलब यहां मत ले आना, इधर ही थोड़ा मौखिक काम हो जाए इसका। यह आएगा आर स्क्वायर बाई 2। 0 रखने से कुछ देगा नहीं, अपर लिमिट रखने से ही देगा जो देगा। क्या देगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि ए स्क्वायर बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा 0 to पाई बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आ गया। मन करे कॉस थीटा इक्वल टू टी पुट करके इसको कर लो, क्योंकि साइन थीटा डी थीटा के साथ एडजस्ट होने के लिए उपलब्ध है। मन करे कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख करके 2 हिस्सा बना लीजिए, वेलिस फार्मूला लगा दीजिए। तो फिलहाल मैं आसान सा रास्ता जो आपके मन में उठ रहा होगा वही अख्तियार कर रहा हूं। पुटिंग कॉस थीटा इक्वल टू टी सो दैट साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस डी टी, वी गेट आई इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ये वाला माइनस पहले ही लिख दिया हमने। इंटीग्रल लिमिट यहां से बदलिए, जो सब्सटीट्यूशन वाला रिलेशन होता है उसी से लिमिट बदलता है। थीटा बराबर 0 तो टी बराबर कॉस 0 1, लोअर लिमिट 1 हो गया। अपर लिमिट पाई बाई 2, टी इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 0, कॉस स्क्वायर थीटा माने टी स्क्वायर, साइन थीटा डी थीटा माने माइनस डी टी, माइनस हम लिख चुके हैं डी टी। इस माइनस से लिमिट को सीधा कर लो, इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल 0 to 1 टी स्क्वायर डी टी। मौखिक कर लीजिए, टी क्यूब बाई 3, 0 to 1 लिमिट रखोगे तो 1/3 आएगा, यानी फाइनल आंसर आ गया ए स्क्वायर बाई 6। तो ये आज के वीडियो का मैटर था। आज के वीडियो में मैंने आपको ये बताया डबल इंटीग्रल, 4 एग्जाम्पल हमने आज बताया आपको, जिसमें 2 कार्टेशियन के थे, 2 पोलर के थे। लिमिट्स का एक पेयर कांस्टेंट और एक पेयर वेरिएबल। तो वेरिएबल के रूप में जब लिमिट दी रहती है, तो जैसे पोलर में है, थीटा के रूप में लिमिट दी गई है तो निश्चित रूप से ये लिमिट आर की होगी। एक्स के रूप में कार्टेशियन में अगर एक्स के रूप में लिमिट दी गई है तो निश्चित रूप से ये वाई की लिमिट होगी। वाई वेरिएबल के रूप में अगर लिमिट दी गई है तो निश्चित रूप से ये एक्स की लिमिट होगी ना। आर वेरिएबल के रूप में अगर लिमिट दी हुई होगी तो निश्चित रूप से ये थीटा की लिमिट होगी। ये कंसेप्ट आपको हमने दिया। फिर इस हिसाब से इसको सेट कर लेते हैं। हालांकि सेट किया हुआ दिया ही रहता है, लेकिन कभी कभी शरारत होती है आपको तंग करने के लिए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए, आईक्यू चेक करने के लिए इसको उलट के लिख दिए, तो आप उसको ठीक कर लीजिए। इवैल्यूएशन स्टार्ट करने से पहले उसको आप ठीक कर लीजिए। तो मुझे लग रहा है कि आज हमने आपको जो कुछ भी सिखाया आपके समझ में आया होगा। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी मैं आपको लिस्ट करा दे रहा हूं।
ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, और याद ही नहीं होने चाहिए, बड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसका खूब उपयोग करना आपको आना चाहिए। इंटरमीडिएट में डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, निश्चित समाकल के गुणधर्म आप पढ़ते तो हैं, लेकिन प्रैक्टिस खूब नहीं होती। तो अब देखें आप, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेशन भी मैं लिख दे रहा हूं, या डेफिनेशन हेडिंग न डाल के ऐसे लिखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि इफ डी बाई डी एक्स फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस सी, where c is constant of integration, and integral a to b f of x dx equal to, लिमिट इसकी निकाल लेते हैं, फाई ऑफ एक्स प्लस सी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू a टू b। तो जब इसमें अपर लिमिट पहले रखेंगे तो आएगा फाई ऑफ b प्लस सी, फिर माइनस लगाते हैं, लोअर लिमिट रखेंगे तो आएगा फाई ऑफ a प्लस सी, c कैंसिल हो गया और आंसर आ गया फाई ऑफ b माइनस phi of a. From this definition, some properties are very clear, very obvious. From this definition, it is clear that basic property of definite integral, BD1 करके हम लिख दे रहे हैं, basic property of definite integral, integral a to a f of x dx इक्वल टू 0 ना, फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ ए। अगर हम ए टू बी को हम लिमिट उल्टा कर दें, बी टू ए कर दें, तो यहाँ पे उल्टा आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना, आ जाएगा फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ बी, जो कि इस वाले का निगेटिव होगा। यानी कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 2, इंटीग्रल बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सिर्फ इसी डेफिनेशन से समझ रहे ना, यहाँ बी से ए कर देंगे तो उल्टा आ जाएगा ना, फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ बी आ जाएगा, जो कि पहले वाले का निगेटिव है। इसी डेफिनेशन से एकदम क्लियर है मामला। और देखें इसकी जो वैल्यू आई है, फाइनली इसकी जो वैल्यू आई है, क्या उसमें x है, नहीं है, मीन्स वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। यानी कि इसमें हम x की जगह कोई और वेरिएबल रिप्लेस कर दें, सब्सटीट्यूट वर्ड मत यूज करिएगा, रिप्लेस कर दें तब भी वैल्यू वही आएगी। यानी कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 3 BD3, इंटीग्रल a टू b f ऑफ y dy, अगर हम सब जगह जहां जहां x लिखा है, पूरा यहां से लेकर के वहां तक x की जगह y करते चले, तो इंटीग्रल a टू b f ऑफ y dy बराबर आएगा फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। आएगा कि नहीं आएगा? यानी कितना आएगा? ये आएगा इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। बिना लिमिट को छेड़े हम वेरिएबल रिप्लेस कर सकते हैं, y की जगह x रिप्लेस कर दें, x की जगह y रिप्लेस कर दें, ऐसा। एक और बेसिक प्रॉपर्टी इसी डेफिनेशन से, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 4, इफ a लेस देन c लेस देन b, मीन्स इफ c इज अ नंबर बिटवीन a एंड b, देन इंटीग्रल a टू c f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल c टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी फाई ऑफ सी माइनस फाई ऑफ ए, जो पर डेफिनेशन लिखे थे अभी, प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ सी। जरा ध्यान से देखें आप, कौन कैंसिल हो रहा है? फाई ऑफ सी कैंसिल हो रहा है। आ गया कितना? फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, एंड दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये रहा।
तो डेफिनेट इंटीग्रल्स की ये 4 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो उसके डेफिनेशन से ही सीधा सीधा निकल आती हैं, कंक्लूड हो जाती हैं। और अब 3 प्रॉपर्टीज हायर प्रॉपर्टीज हैं, एडवांस प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। अब इसको हम एडवांस्ड वर्ड यूज कर ले रहे हैं, एडवांस्ड प्रॉपर्टीज। इसे हम लिख रहे हैं D1। इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। ये इन पर्टिकुलर, इसको हम पर्टिकुलर विशेष रूप में लिखना है जिसकी खूब जरूरत पड़ेगी। इन पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a। देखो क्या किया गया है, x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रखा गया है, तो इसमें x की जगह 0 प्लस a माइनस एक्स रखेंगे। 0 प्लस a माइनस एक्स माने a माइनस एक्स, तो ये हो गया f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। बहुत ही रिवोल्यूशनरी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के कारण तमाम इंटीग्रल जो हम इवेल्युएट नहीं कर पाते थे वो इस प्रॉपर्टी के कारण इवेल्युएट हो सके। जैसे उदाहरण के लिए इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 बहुत ही मशहूर इंटीग्रल है ये। अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स, ये वैल्यू आएगी पाई बाई 4। ये इसी प्रॉपर्टी से निकला है। अगर ये प्रॉपर्टी ना होता तो इसका मान ही ना निकलता। 2 और हैं, उन्हें भी देख लें आप। D2 डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी नंबर 2। इंटीग्रल माइनस a टू a f ऑफ x dx इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू a। 2 से मल्टीप्लाई किया और लिमिट माइनस a टू a था उसको 0 टू a कर दिया। f ऑफ x dx ये कब करते हैं, इफ f इज इवन फंक्शन ऑफ x, माने f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x, माने कि x की जगह माइनस एक्स करने से कोई असर न पड़े और इसी की वैल्यू 0 हो जाएगी इफ f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, इफ f ऑफ x इज ऑड फंक्शन ऑफ x। और एक प्रॉपर्टी और उसके बाद एक प्रॉपर्टी पीरियोडिसिटी पे बेस्ड भी होता है, लेकिन वो हम नहीं बता रहे। D3 इंटीग्रल 0 टू 2a f ऑफ x dx इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx if f ऑफ अपर लिमिट माइनस x इक्वल टू f ऑफ x and this is 0 if f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू माइनस f ऑफ x। प्यारे बच्चों, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए और इनका यूज़ करना खूब आपको आना चाहिए, खूब अभ्यास होना चाहिए। यदि नहीं तो आप अभ्यास कर लीजिए, नहीं तो आपको बीएससी में इंटीग्रेशन में थोड़ी तकलीफ होगी। अब फिर तकलीफ का मेरे पास क्या निदान है, मैं दवा आपको बता रहा हूँ, दवा करिए, खाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन अगर नहीं प्रेस किया हो तो बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि मल्टीपल इंटीग्रल के सारे वीडियोज़ की सूचना आपको मिले। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर इवेल्यूशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स जारी रहेगा। अब हम ऐसे डबल इंटीग्रल्स उठाएंगे जिनमें लिमिट्स नहीं दी रहेंगी, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन दिया रहेगा। उस रीजन को हम प्लॉट करेंगे और फिर उससे हम लिमिट लिखेंगे। तो रीजन मालूम रहे, लिमिट कैसे लिखी जाए ये सिखाएंगे आपको। जब हम लिमिट लिख लेंगे तब वीडियो नंबर 2 जो भी पढ़ाया इसी पर बेस्ड ट्रेनिंग हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।